विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बेंगलुरु में चल रही बैठक के जवाब में भाजपा ने बुलाई बैठक। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आज होगी अहम बैठक। 38 जिलों के शामिल होने की खबर। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्ष तैयार। 26 विपक्षी दलों की सोमवार को शुरू हुई बैठक आज दूसरा दिन। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी का निधन। 79 वर्ष के ओमान चांडी चल रहे थे लंबे समय से बीमार। पाकिस्तान से 4 बच्चों संग नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर से एटीएस ने की पूछताछ। सीमा समेत प्रेमी सचिन और पिता नेत्रपाल से 10 घंटे तक पूछताछ की गई। जम्मू से 6,216 यात्रियों का जत्था कश्मीर के लिए रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रोजाना देश भर से पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की वजह से उफान पर प्रमुख नदियां। आगरा, मथुरा में यमुना ने पार किया खतरे का निशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आर्य। सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री की सभा में, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार ने अंडमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। पिछली सरकार के 9 साल में अंडमान निकोबार में 28,000 घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया था। हमारी सरकार के 9 साल में यहां के करीब 50,000 घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार ने पहले के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से काम किया है। आज यहां के लगभग हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट है। आज यहां के हर गरीब को वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा मिली हुई है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सैटेलाइट के भरोसे ही था। हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इस परेशानी को दूर कर दिया है। साथियों, अंडमान निकोबार में हो रहा सुविधाओं का ये विकास यहां के टूरिज्म को गति दे रहा है। जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिस्ट भी बढ़ते हैं। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो टूरिस्ट का आना जाना और बढ़ जाता है। जब एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ती हैं तो टूरिस्ट यहां आना पसंद करता है। जब रोड अच्छी होती है तो टूरिस्ट अपने इलाके में ज्यादा से समय बिताता है। इसलिए ही अंडमान निकोबार आने वाले टूरिस्टों की संख्या अब 2014 के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। यहां स्नॉर्केलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी क्रूज जैसे एडवेंचर के लिए आने वाले टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है। और साथियों, मेरे अंडमान निकोबार के भाई बहन सुन लीजिए, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले सालों में ये संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। इससे अंडमान निकोबार में रोजगार,
स्वरोजगार की नई संभावनाएं बनने वाली है। साथियों, आज अंडमान निकोबार विरासत भी और विकास भी इस महामंत्र का जीवंत उदाहरण बन रहा है। आप भी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में लाल किले से भी पहले तिरंगा फहराया। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार की जनता को संबोधित कर रहे थे। अब चलेंगे खबरों में। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर आज शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है। तो आज शाम 5 बजे होगी एनडीए की अहम बैठक। आपको बता दें, अशोका होटल में एनडीए की बैठक होने वाली है। अहम बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए की इस बैठक में शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर को एनडीए की मीटिंग में आने के लिए न्योता मिला हुआ है। तो अहम जानकारी आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर आज शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है। बता दें कि अशोका होटल में एनडीए की बैठक होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि राजभर को एनडीए की इस मीटिंग के लिए न्योता मिला हुआ है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर एनडीए की इस बैठक में शामिल होंगे। राजभर को एनडीए की इस बैठक में शामिल होने के लिए न्योता मिला हुआ है। तो आज शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है। आपको मुख्य तौर पर बता दें कि विपक्ष भी आज एकजुटता की बैठक करने वाला है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने एनडीए से हाथ मिलाया था, जिसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर को भी इस बैठक में शामिल किया जा रहा है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अशोका होटल में एनडीए की बैठक होने वाली है, इसको लेकर तमाम एनडीए के जो गठबंधन पार्टियां हैं एनडीए के, वो इस बैठक में शामिल होंगी। अहम बात ये बता दें कि राजभर भी एनडीए की इस मीटिंग में शामिल होंगे, उनको न्योता मिला हुआ है। तो आज शाम 5 बजे ये मीटिंग आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि अशोका होटल में ये मीटिंग की जाएगी। आपको ले चलते सीधे लखनऊ, जहां पर लोक भवन सभागार में एएनएम को जो छात्रा है उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। इस दौरान ब्रिजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ने डाली है, कुदरत ने डाली है। हम लोग तो कस्टोडियन हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमे में हम सबको आज शपथ लेना होगा। इसके साथ ही शपथ तो आपने उस दिन ही ले ली थी जिस दिन आपने पास किया था एग्जाम, लेकिन शपथ लेना होगा कि उत्तर प्रदेश में हम हर व्यक्ति को निरोगी काया देने का काम करेंगे, उनको स्वस्थ करने का काम करेंगे। और आप पर गुरुतर दायित्व इस बात का है कि 5000 आबादी पर हमने एक उपकेंद्र खोलने का काम किया है। आज हमारे पास 25,848 से अधिक उपकेंद्र हैं और सभी उपकेंद्रों पर हमने सीएचओ की नियुक्ति की है। पहले ग्रामीण इलाकों में होता क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दूर होते थे, उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती थी। वो क्वेस के चक्कर में, झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में चक्कर लगाते हमारे ग्रामीण, हमारे परिजन, हमारे माता पिता परेशान होते थे और कहीं न कहीं दुर्घटना के शिकार होते थे। लेकिन हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि हर 5000 की आबादी पर हम निःशुल्क उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उनके गांव में उपलब्ध कराएंगे। उस गुरुतर दायित्व को आप निभाने के लिए आप तैयार हुए हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे पास 25,000 से अधिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहां सीएचओ के साथ साथ आप सबके एएनएम्स की भी नियुक्ति की गई है। और आप सब पर जिम्मेदारी इसलिए कि आपका घर घर संपर्क होगा, हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी भाभियों के साथ आप जाकर के मिलोगे। उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी आपको करना है, उनको स्वास्थ्य के लिए सारी दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध करानी है। और सबसे बड़ी बात है जो इस समय हमें जनसंख्या चुनौती के रूप में हमने स्वीकार की है
एक हमारे लिए अवसर भी है अपनी जनसंख्या के उपयोग करने का। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के पैमाने पर इस बात की चर्चा करते हैं और आपको परिवार नियोजन के जो हमारे कार्यक्रम है उनको भी सफल बनाना है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे नवनिहाल हैं, नवजात शिशु हैं, उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी, उनके टीकाकरण की जिम्मेदारी आप सब पर आएगी। मैं आपको नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं और हमारी सरकार की तरफ से आपको भरोसा इस बात का है कि आपको काम करने में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो हमारी सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। हर स्थिति में हम अब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति निरोगी बने, स्वस्थ बने। प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर हम नंबर 1 पर ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व तथा विजन के अंतर्गत प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। प्रस्तुत है मिशन रोजगार से संबंधित एक लघु फिल्म। भैया, हाँ कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अब युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। क्या तुम मन लगा कर, तो मैं नहीं कर सका तो तू कर। हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। तो ये थी जहां पर एएनएम जो थी उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा था। अब चलते हैं दिल्ली, जहां पर एनडीए की बैठक की जा रही है। आपको बता दें खबर दिल्ली से, जहां पर अशोका होटल में आज एनडीए की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता दिया गया है इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की आज बैठक होने वाली है। इसको लेकर के तमाम एनडीए जो गठबंधन दल हैं वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि राजभर को भी एनडीए की मीटिंग में आने का न्योता मिला हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज एनडीए की बैठक होने वाली, क्या कुछ मायने निकले? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज शाम 5 बजे अशोका होटल में एक एनडीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें लगभग 38 दल होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे। और 38 दल में सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य भूमिका जो निभाई जा रही है वो कुछ अहम भूमिका के साथ बुलाया जा रहा है। इसमें चिराग पासवान मौजूद होंगे, इसमें राजभर मौजूद होंगे और प्रकाश राजभर मौजूद होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, शिवसेना के जो अभी नई शिवसेना उसके मुखिया मौजूद होंगे। इसके अलावा कई लोग शामिल होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है एनडीए की बैठक का आज का, वो लोकसभा 2024 की चुनाव की जंग को लड़ने के लिए तैयारी करना है। जी प्रवेश, जिस तरीके से आपने बताया तमाम जो दल हैं वो एनडीए के वो इसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है विपक्ष भी आज जो अपनी मीटिंग करने वाला है बेंगलुरु में, उसको लेकर के क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या ये उसकी एक तरीके का जवाब है? कहीं शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है एनडीए की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि एनडीए की बैठक में लगभग 38 दल शामिल होने जा रहे हैं। तो विपक्ष के जो दल है उसमें 26 दल बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और दोनों में अगर बात करें डिफरेंस की, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि बीजेपी ने जो एनडीए की बैठक होने जा रही है उसमें छोटे दलों को भी अहम भूमिका देने के लिए उनको अपने साथ शामिल किया है, उनको न्योता दिया है, उनको अपने साथ जंग लड़ने के लिए लोकसभा 2024 की चुनाव के लिए अपने साथ न्योता दिया है और वो अपने में एनडीए में शामिल करेंगे। और उसके बाद उसके साथ ही लोकसभा 2024 की जंग को लड़ा जाएगा। वही बात करें बेंगलुरु में, जहाँ पूरा विपक्ष 26 दलों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा और वो भी लोकसभा 2024 की चुनाव की जंग लड़ने के लिए ही आज मुख्य तौर पर भूमिका में निभाया जा रहा है। जी
जी प्रवेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर भी आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले, किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा फर्क होगा? जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। वो बार बार मुख्यमंत्री योगी की तारीफें करते नजर आ रहे थे। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी की थी, जिसकी फोटो खुद गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी, जिसके बाद साफ साफ ये हो गया था कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और जिसकी कयास कल ही खत्म हो गई थी। जिसके बाद आज जो बैठक होने जा रही है उसमें आज शाम 5 बजे जो बैठक होगी उसमें ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मुख्य तौर पर जो है एक निमंत्रण मिला है, जिस निमंत्रण के बाद वो दिल्ली में आज शाम 5 बजे बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छोटे दल और नए दल भी है। एक मैं आपको कई दल है जिसमें जा रहे हैं, वो दल ऐसे हैं जिन्होंने लोकसभा 2024 की पिछले एक भी सीट नहीं निकाली है, उसके बाद भी एनडीए उन्हें अपने जा रही जी भूमिका, वो उनको किस भूमिका के तहत शामिल कर रहे हैं ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। प्रवेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज मीटिंग की जाने वाली है एनडीए की, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्या इस मीटिंग में देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें होंगी उनको लेकर के बातचीत होगी, या कुछ और उद्देश्य होगी? किस बल पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी देखिए, रूपरेखा लोकसभा 2024 के चुनाव को लड़ने के लिए ही तैयार की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई सीटों का बंटवारे को लेकर बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ अभी एनडीए में शामिल होने की बात होगी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये देखा जाएगा कि कौन सा दल किस राज्य में अहम भूमिका रखता है, या ये कहें कुछ दल ऐसे हैं जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं या इसके अलावा जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो उनसे सिर्फ उनके क्षेत्र की भूमिका को लेकर सवाल किया जाएगा। अभी सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार से कोई भी दल से कोई बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक सहयोगी दल के रूप में उनके साथ बैठक होगी। उनको एनडीए में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। उसके बाद अलावा मैं बता दूं, वो दल इस बार जो एनडीए के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये प्रमुखता का सवाल है। और इसी सवाल के साथ उनके साथ बैठक होगी, जिसमें सिर्फ एक रणनीति तैयार की जाएगी। अभी किसी प्रकार की सीटों के बंटवारों को लेकर कोई बात नहीं होनी है। जी प्रवेश, क्या इस बैठक में कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा दिखाई देगा? क्या जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह या फिर पीएम मोदी दिख सकते हैं? जी देखिए, कयास तो ये लगाए जा रहे हैं जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का किसी प्रकार से बैठक में अभी तक के जो समय की बात करें तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जरूर इस बैठक में शामिल होंगे, और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा 38 जो दलों के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, वो लोग यहाँ पर बैठकर एक बैठक करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा 2024 की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार से विपक्ष को तोड़ा जाए, या ये कहे कि जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसको किस प्रकार जीता जाए। सिर्फ इस पे एक रणनीति तैयार होनी है। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको अहम जानकारी बता रहे थे दिल्ली से, जहां पर आज एनडीए की बैठक होने वाली है। अशोका होटल में ये बैठक होने वाली है। बता दें कि राजभर को एनडीए की मीटिंग में आने के लिए न्योता दिया गया हुआ है। तो आज शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है। इसमें तमाम जो दलों के जो मुख्य नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। अशोका होटल में ये बैठक की जाएगी। खबर रामगढ़ से, जहां पर पतरातू में अपराधियों ने एटीएस डीएसपी को मारी गोली। पतरातू में अपराधियों ने एटीएस डीएसपी को मारी गोली। डीएसपी नीरज कुमार की पीठ पर लगी गोली, अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि अमन साहू गिरोह के शूटर को पकड़ने गई थी पुलिस, जब उन पर हमला किया गया है। तो नीरज कुमार के साथ दरोगा सोनू साहू भी घायल है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रामगढ़ से, जहां पर पतरातू में अपराधियों ने एटीएस डीएसपी को गोली मारी है। बता दें कि डीएसपी नीरज कुमार की पीठ पर गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। अमन साहू गिरोह के शूटर को पकड़ने गई थी पुलिस। तो नीरज कुमार के साथ दरोगा सोनू साहू भी घायल बताए जा रहे हैं। अहम जानकारी आपको बता दें रामगढ़ से, जहां पर पतरातू में अपराधियों ने एटीएस डीएसपी पर गोली मारी है। डीएसपी नीरज कुमार की पीठ पर गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। अमन साहू गिरोह के शूटर को पकड़ने गई थी पुलिस, जब उन पर हमला किया गया है। नीरज कुमार के साथ दरोगा सोनू साहू भी घायल बताए जा रहे हैं।
रामगढ़ से कवर्जा पर पतरातू में अपराधियों ने एटीएस डीएसपी को गोली मारी। डीएसपी नीरज कुमार की पीठ पर लगी गोली, भर्ती। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चलते हैं लखनऊ के लोक भवन सभागार में, जहां पर एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय 11-12% के आसपास बचा होगा। ये आंकड़े हर एक उस व्यक्ति को आश्चर्य में डालता है कि जो प्रदेश के समय उस समय बीमारू राज्य थे 15-16 के दौरान, उनमें से बहुत सारे राज्य अभी बीमारू ही रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे उभर करके एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि आखिर कौन ऐसे जिले हैं जिन जिलों में वास्तव में ज्यादा कार्य किए जाने की आवश्यकता थी और उस पर कार्य पहले की सरकारों में नहीं हो पा रहा था। और उसमें जब हम लोगों ने नजर डाला तो वास्तव में जिन जनपदों की स्थिति बहुत ही खराब थी पहले, इनमें बहराइच था, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, संभल, खीरी, हरदोई, बांदा, यानी ये सब वही जिले हैं जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए थे वो शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, कृषि और जल संसाधन का था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का था। इन सब में एक अभियान के तहत कार्य किया गया। पहले 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, पैरामीटर में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 100 एस्पिरेशनल विकास खंडों को चिन्हित किया और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या कृषि विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो या जो भी विभाग थे, सभी विभागों ने 100% मैन पावर की आपूर्ति वहां पर करते हुए उन्हें एस्पिरेशनल विकास खंडों से उभारने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और ये परिणाम किस रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं, खासतौर पर अगर नियमित टीकाकरण के ही कार्यक्रम को आप देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 में उत्तर प्रदेश को 51% के सापेक्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश को 70% बताया गया। और मेरा मानना है कि इस समय अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े हमारे पास पूर्ण प्रतिरक्षण का जो कवरेज उत्तर प्रदेश के अंदर 22-23 में है, ये 98% है। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कितनी लंबी छलांग लगाई है और इसमें आपकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। मुझे याद है एएनएम, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी जो कार्यकर्त्री हैं, वास्तव में इनकी सेवाओं को मूल्यांकन हम लोग पहले कर नहीं पाते थे। यद्यपि मैं इनकी ताकत को पहले भी समझता था, लेकिन लोग उन्हें उपेक्षित रखते थे, देखते थे कि भाई क्या होना है, जगह खाली पड़ी हुई है, कोई भरता नहीं था। मैं सांसद 5 बार गोरखपुर से था और 5 बार गोरखपुर से सांसद रहने के दौरान मुझे वहां के गरीबों और कमजोर तबके के बच्चे एक बीमारी से वहां असमय काल कलवित होते थे, वो थी इंसेफ्लाइटिस की। ये बीमारी 77-78 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पांव फैलाई थी और 77-78 से लेकर के 2017 तक, 16-17 तक
यानी इन 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 50,000 से अधिक बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हुई थी। मैंने वो दृश्य देखा है गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का, जहां तो आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद क्या कुछ कह रहे थे। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर मुरैना में चंबल में एक बार फिर से उठी बंदूकें। मुरैना के मृगपुरा गांव के दो पक्षों में चली गोलियां, तो चंबल में एक बार फिर से गूंजी बंदूकें। आपको बता दें, मुरैना के मृगपुरा गांव के दो पक्षों में चली गोलियां। बताया जा रहा है कि रमेश परमार नामक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। सराय छोला थाना के मृगपुरा गांव की पूरी घटना को बता रहे हैं। अहम जानकारी मुरैना से, जहां पर चंबल में एक बार फिर से उठी बंदूकें। मुरैना के मृगपुरा गांव के दो पक्षों में चली गोलियां। रमेश परमार नामक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता दें, सराय छोला थाना के मुरैना में ये घटना घटी है, जहां पर चंबल में एक बार फिर से उठी बंदूकें। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रमेश परमार नामक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, मुरैना के मृगपुरा गांव में दो पक्षों में गोलियां चली, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर? जी, ये सरायचोला थाना क्षेत्र के मृगपुरा गांव के करीब रात 8 बजे की घटना है, जहां पर दो जमीनों को लेकर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया। यहाँ पे पहले मारपीट की गई, उसके बाद गोलियां चली। गोलियां चलने से एक व्यक्ति रमेश परमार जो है वो मृत हो गए वहीं मौके पर, और एक व्यक्ति घायल बताया गया। जी, जिस तरीके से घटना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की इस मामले पर? जी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को क्या कहते हैं जांच में कर लिया है और जांच कर रही है पुलिस अभी तक। ऐसी घटना ये है कि मुरैना में ये घटना जमीनों विवाद को लेकर आजकल चलती रहती है, और आए दिन ये घटना है हमारे मुरैना में निकलती। ये आपने देखा होगा, पहले एक लेपा कांड हुआ था, उसी से रिलेटेड एक ये वाला घटना हुई है। जब पुराने जमीनी विवाद को लेकर मुरैना में ये घटनाएं काफी आज अपने स्तर पर बढ़ती जा रही है। जी, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से ये एक मतलब लोगों को समझाइश दी जा रही है कि ऐसी घटना ये है कि आपस में बैठ के समझाया जाए, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है जमीनी विवाद को लेकर, उसमें तो रोक अभी तक नहीं लग पाई। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें, आगरा से खबर है, जहां पर यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने रात 10 बजे की जारी किया अपडेट। बता दें कि यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने देर रात 10 बजे जारी किया नया अपडेट। आपको बता दें, अपडेट के अनुसार 498.2 फीट तक पहुंच गया है यमुना का जलस्तर। कैलाश मंदिर के अंदर भरा पानी, मेला स्थगित हो गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें आगरा से, जहां पर यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। बता दें कि प्रशासन ने रात 10 बजे जारी किया नया अपडेट। इस अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर 498.2 फीट तक पहुंच गया है। तो बता दें, कैलाश मंदिर के अंदर घुस गया है पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से मेले को स्थगित किया गया है। तो आगरा से हम खबर आपको बता दें, यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने देर रात 10 बजे जारी किया अपडेट। इस अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है यमुना का जलस्तर 498.2 फीट तक पहुंच गया है।
बता दें कैलाश मंदिर के अंदर भरा पानी, मेला स्थगित। का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान को ये जो यमुना का पानी है वो छू चुका है। दिखाना चाहेंगे कि ये यमुना का विकराल रूप आप देख सकते हैं कि जलमग्न ये इस समय जो यमुना नदी है वो आगरा में आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जिस तरह से यमुना के किनारे जो खेत हैं उन खेतों में किस तरह से ये पानी भर चुका है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ जो किसान हैं वो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर अगर ताजमहल की बात कर ली जाए तो ताजमहल के पास जो पानी है वो बिल्कुल आ चुका है। पीएसी की जो वहाँ चौकी थी उसको हटा दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम जो आगरा में आ चुकी है, क्योंकि ताज व्यू पॉइंट पर तमाम पर्यटक जाते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे शहर हो या देहात हो, जिले के जिलाधिकारी से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं अपने काम में। साफ तौर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो यमुना के किनारे के जो इलाके हैं जो खतरे के निशान में लगातार खतरे में जो घर रहते हैं उन गांवों को खाली कराया गया है। शहरी इलाकों में उन घरों को खाली करा दिया गया है। फिलहाल ये परेशानी आगरा वासियों के लिए कब तक रहेगी ये देखने की बात होगी, लेकिन फिलहाल जो आगरा के लोग हैं उनका कहना है कि जल स्तर जल्द से जल्द कम होना चाहिए, जिससे कि हमें खतरे में ना जीना पड़े। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें इटावा से खबर है जहां पर स्नातक छात्र की हत्या से सनसनी मची है। बुलेट सवार हमलावर गोली मारकर के फरार हो गए। तो स्नातक छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें बुलेट सवार हमलावर गोली मारकर के फरार हो गए। बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के में ये गोली मारी गई है। बता दें कि नई मंडी निवासी छात्र शिवम यादव की हत्या हुई है। तो नई मंडी निवासी छात्र शिवम यादव की हत्या, छात्र को गर्दन में गोली मारकर के फरार हुआ हमलावर। तो अहम जानकारी आपको बता दें, चश्मदीद ने की है हमलावरों की पहचान। मौके पर पहुंची 2 थानों की पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम पहुंची। बता दें कि 2 बाइकों पर सवार होकर के आए थे हमलावर। शिवम को आवाज देकर के बुलाया, फिर उससे गोली मार दी। तो प्रथम दृष्टता किसी लड़की का मामला बताया जा रहा है एसएसपी के द्वारा। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में नवीन मंडी की घटना, जहां पर एक छात्रा को गोली मारी गई है, छात्र को गोली मारी गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में मारी गई गोली। खबर फिरोजपुर से, जहां पर सीएम मनोहर लाल आज देंगे सौगात। सीएम मनोहर लाल खट्टर देंगे 2741 करोड़ की सौगात। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर आज बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल देंगे 2741 करोड़ की सौगात। 347 नई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे मनोहर लाल खट्टर। तो अहम जानकारी आपको बता दें, अनाज मंडी में आयोजित होगी। नूंह जिलावासियों को मिलेगी बड़ी राहत। बताया जा रहा है 305 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर मुहर लगेगी। झिरका के 80 गांव में पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं की मुख्यमंत्री भी लोकार्पण करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर आज बड़ी सौगात देंगे। 2741 करोड़ की सौगात बताई जा रही है। अनाज मंडी में आयोजित होगी राज्य स्तरीय समारोह। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी सौगात देंगे मनोहर लाल खट्टर। 305 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर मुहर लगाई जा चुकी है। इसमें झिरका के 80 गांव में पेयजल आपूर्ति का लाभ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर
छत्तीसगढ़ की 5वीं विस का आखिरी सत्र आज से शुरू हुआ है। तो 4 दिवसीय सत्र में 3000 करोड़ का बजट लाएगी सरकार। सत्र में पूछे जाएंगे 550 सवाल, मंत्री करेंगे सवालों का सामना। सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव की तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का आखिरी सत्र आज से शुरू हो चुका है। आपको बता दें 4 दिवसीय सत्र में 3000 करोड़ का बजट लाएगी सरकार। सत्र में पूछे जाएंगे 550 सवाल, मंत्री करेंगे सवालों का सामना। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विपक्ष ने दी है। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का आखिरी सत्र आज से शुरू। 4 दिवसीय सत्र में 3000 करोड़ बजट कब लाएगी सरकार। सत्र में पूछे जाएंगे 550 सवाल, मंत्री करेंगे सवालों का सामना। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देगा प्रतिपक्ष। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है आज से सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, क्या कुछ बताएंगे? आज से सत्र चालू हो रहा है। ये सत्र काफी खास माना जा रहा है क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव भी इसी साल होना है। इसलिए लास्ट सत्र भी है, 5वां सत्र इसको माना जा रहा है। इसमें अगर बात किया जाए तो पूरक बजट भी 300 करोड़ का पेश होगा। साथ में इसमें 550 सवाल जवाब भी होंगे। विधायी दल के विधायक और उनसे रिलेटेड लोग सवाल करेंगे। इसमें मंत्री पक्ष के लोग सवाल। अखिलेश, बताया जा रहा है कि आज बजट भी पेश होने वाला है, इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? जी, आज बजट तो पेश होने वाला है। 3 दिन का जो सत्र चलने वाला है, एक दिन तो श्रद्धांजलि दी जाएगी पूर्व मंत्री और विधायक को। जो इसके बाद 3 दिन सत्र चलना है। इसके बाद बजट भी पेश होगा। साथ में आपको बता दूं जो बजट पेश होगा, अपूरक बजट पेश होगा। जो पहले बजट बचा हुआ था उसको बजट को पेश इस बार किया जाएगा। ये 300 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि 300 करोड़ का ये बजट पेश होगा। साथ में यह सत्र 3 दिन का चलने वाला है। हो सके तो लास्ट 31 तारीख को या आधी रात तक भी ये सत्र चल सकता है। जी अखिलेश, जिस तरीके से बताया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव की भी तैयारी कर रहा है विपक्ष, क्या इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? जी, काफी पहले से चर्चा हो रही थी कि बीजेपी के जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, तो उनमें चल रहा था कि विपक्ष का एक बार घेरने के लिए इस बार सत्र को। जी अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर, जहां पर सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भी दे सकती है। तो बता दें आपको खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर 5वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे थे। खबर रोहतक से, जहां पर दिग्विजय चौटाला करेंगे छात्रों से संवाद। दिग्विजय चौटाला करेंगे छात्रों से संवाद। 19 जुलाई को लोकसभा के छात्रों से संवाद करने के लिए पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको बता दें, कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे प्रदीप देशवाल। जुलाई को लोकसभा के छात्रों से संवाद करेंगे। जननायक पार्टी के प्रधान महासचिव हैं चौटाला। कार्यक्रमों की अध्यक्षता प्रदीप देशवाल करेंगे।
तो आपको बता दें 19 जुलाई को लोकसभा के छात्रों से संवाद करेंगे चौटाला। जननायक पार्टी के प्रधान महासचिव हैं चौटाला। इस बीच यूपी के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से खबर, जहां पर यमुना में तेज बहाव के चलते 3 लोग बह गए। भूसे के कूप के साथ बह गए 3 युवक। 3 युवकों को बचाने के लिए किया गया रेस्क्यू। स्टीमर की सहायता से बचाया गया है। तो यमुना में तेज बहाव के चलते बह गए 3 युवक। भूसे के कूप के साथ बह गए 3 युवक। स्टीमर की सहायता से युवकों को सकुशल बचाया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भूसे के कूप के साथ बह गए 3 युवक। 3 युवकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्टीमर की सहायता से युवकों को सकुशल बचाया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा से खबर है, जहां पर यमुना के बहाव में बह गए 3 युवक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यमुना के बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं 3 युवक, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि स्टीमर की सहायता से तीनों युवकों को सकुशल बचा लिया गया है। तो यमुना में तेज बहाव के चलते 3 युवक बह गए। तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस हादसे को अपने फोन में रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यमुना के तेज बहाव में 3 युवक बह गए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए बालकृष्ण हमारे संवाददाता आगरा से जुड़े हैं। बालकृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की घटना सामने आई है 3 युवकों के बहने की खबर, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर? आगरा चंबल नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है। आप देख रहे हैं चंबल की यमुना नदी है वह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तेज उफान के चलते 3 लोग भूसे के कूप पर बैठकर बहते हुए नजर आए, जो थाना बाहा क्षेत्र के बटेश्वर घाट पर स्टीमर व मोटर बोट के द्वारा उनका रेस्क्यू किया गया और भूसे पर जो 3 लोग बहकर आए थे उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया है। बालकृष्ण, क्या कुछ ये युवक वहां पर करने गए थे? बताया जा रहा है कि इनके खेत पर ये भूसे का कूप रखा हुआ था, उसे यह किनारे पर लगाने के लिए गए थे। उसी दौरान तेज उफान आया, उसके साथ ये बह गए और यह लोग बटेश्वर घाट की तरफ बहकर आ गए। ठीक है बालकृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर 3 युवक यमुना के बहाव में बह गए। तो फर्रुखाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। बस अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से बदायूं जा रही थी अनियंत्रित बस। ड्राइवर की झपकी लगने से बड़ा हादसा हुआ है। हिस्सा पेड़ से टकराने से बस के फरकच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बस के फरकच्चे उड़े हुए हैं। बस में बैठी 10 सवारियां, ड्राइवर, कंडक्टर सभी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्रुखाबाद में एक अनियंत्रित बस पेड़ से टकराई। 9 लोगों को जिला अस्पताल में भेजा गया है। डीएमएसपी मौके पर पहुंचे। तमाम मरीजों को लोहिया अस्पताल भेजा गया है।
9 लोगों को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डीएमएसपी पहुंचे लोहिया अस्पताल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बस जो है वो अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई हुई नजर आ रही है। सभी घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है। आ रहे थे दिल्ली से आ रहे थे वापस। तो ये बस कहाँ पे कुतलुपुर तरफ हुआ? ये ड्राइवर लेटा, ये इसने भी चलाई? ये बढ़िया चला के लाया। फिर क्या हुआ? बधाइयों कि दूसरा ड्राइवर बदला, उसने गाड़ी बहुत अच्छा। तो एक ड्राइवर वो परिचालक उनके साथ वाले बता रहे थे कि कोई ट्रकर आ गया था उसे बचाने में? कुछ नहीं आ गया। पेड़ से टकराई? किससे टकराई? पेड़ से टकराई। यहाँ से लगभग 2 घंटे पहले आ गए थे कुतलुपुर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल्ली से आ रही थी क्या? जी, जलालाबाद जा रही थी। वापस जा रही थी फरुखाबाद से? दिल्ली से जलालाबाद जा रही थी। दिल्ली से जलालाबाद जा रही थी। जरीनपुर होके। हाँ, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? कुतलुपुर है, राजेपुर की तरफ। अच्छा, किसने टक्कर मारी है? सामने से ट्रक आ रहा था। ट्रक आ रहा था, तो फिर क्या हुआ? इन्होंने गाड़ी बचाई, बचाने के बाद फिर गाड़ी चढ़ी नहीं ऊपर। स्टीयरिंग कुछ? अब उसके लिए ड्राइवर जान सकता क्या हुआ। सामने से ट्रक आया सर, हमने गाड़ी बचाई। ट्रक वाले ने हमारे ऊपर गाड़ी की, हमने गाड़ी बचाई। उसके बाद जब हमने स्टीयरिंग घुमाया तो स्टीयरिंग घुमा ही नहीं, जो गाड़ी ऊपर आ जाती रोड पर। फिर क्या हुआ? गाड़ी पेड़ में लग गई, एक्सीलेटर ब्रेक पर पूरे खड़े हुए तब भी गाड़ी रुकी नहीं। अच्छा, तो पेड़ में लग गई गाड़ी। ब्रेक भी काम नहीं कर रही थी क्या? नहीं, ब्रेक काम कर रहे थे। अब गाड़ी मतलब 50-60 की स्पीड में चल रही है। अच्छा। तो इमरजेंसी एकदम ब्रेक थोड़ी लग गया। स्टीयरिंग कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ जी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि सिंगर हमारे साथ जुड़े। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के? बदायूं चौक बस थी, दिल्ली से वापस आ रही थी। तेज रफ्तार बस थी, बस को चालक कंट्रोल नहीं कर पाया, उसकी आंख लग गई, जिसके कारण बस जाके सीधे पेड़ टकरा गई और जिससे 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी ऋषि, जो घायल हुए हैं क्या उनकी हालत कैसी नाजुक बनी हुई है या बहुत ज्यादा गंभीर हुई हालत है? चालक की हालत गंभीर बनी हुई है, इसकी पसली टूट गई है, पैर भी टूटा है, पर चालक भी गंभीर रूप से घायल है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के आगरा से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है आगरा से। युवक की हत्या करके फेंका गया शव। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि रोहित नाम के युवक की हत्या सड़कम मचा है। कल शाम से घर से गायब था मृतक। बता दें कि गांव के खाली प्लॉट में मिला शव। धारदार हथियार से की गई युवक की हत्या। मृतक परिजनों ने कुछ लोगों पर जताई हत्या की आशंका। तो थाना डॉकी क्षेत्र के कुंडोल का मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर जहां पर युवक की हत्या करके फेंका गया शव। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। रोहित नाम के युवक की हत्या सड़कम मचा है। तो कल शाम से घर से गायब था मृतक। गांव के खाली प्लॉट में मिला युवक का शव। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।